वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो थे अजीम जो थे वो अपनी गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वक्फे पे जाना था लिहाजा इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा तवक्कुफ करवाया था। तो अजीम बट सर काइंडली वहीं से कंटिन्यू कीजिए जहां से आपने इसको पास किया था। तो बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। तो मैं यही बात कर रहा था कि जब आप अपने मुल्क में इतने बड़े बड़े वाकयात होने के बावजूद, यानी कि चाइना आपका 6000 किलोमीटर का रकबा खा गया, वहां पर आबादियां बना दी, आपके वहां पर आपके जो फौजी जवान हैं उनको उन्होंने जिस तरीके से मारा उसकी वीडियोस भी मौजूद है। उस सब के बावजूद आज आपकी पूरी मईशत जो है वो डिपेंड कर रही है चाइना के ऊपर, ठीक है, और चाइना के साथ आपकी ट्रेड हर साल बढ़ती है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं अपनाया जाता? और उसके साथ जो हमारे ऊपर एक टैग लगाया जाता है दहशतगर्दी का, अजय शुक्ला साहब ने भी कहा कि भाई हमारी गवर्नमेंट कहती है और उसका नैरेटिव ये है या उसका इल्जाम ये है कि भाई आप जो है वो हम दहशतगर्दों की लिस्ट मांगते हैं या दहशतगर्द जो मांगते हैं वो देते क्यों नहीं है। भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर एक बड़ा केस हिंदुस्तान और भारत मतलब भारत और पाकिस्तान का मौजूद है, और वो है कुलभूषण यादव का। वो पकड़ा है हमने, जो अंदर घुस के आप लोग दहशतगर्दी करते हैं ना, वो हम लोगों ने पकड़ के आज तक हमारे पास मौजूद है। और गुड जेस्चर में अभिनंदन करें ना आप उसमें। अजय शुक्ला साहब को शामिल नहीं कर रहा। शुक्ला साहब ने एक पॉइंट दिया था, मैं शुक्ला साहब के तवज्जो से हिंदुस्तान से सवाल करूं। शुक्ला साहब तो हमारे भाई हैं, हमारी तरह की बातें ही कर रहे हैं, तो मुझे ज्यादा काउंटर करने की जरूरत नहीं है उनको। बात यह है कि मैं ये बात कर रहा हूं कि भारत की बात करूं कि भाई आज तक आप हमारे हमें तो आप लोग आपने दुनिया में गंदा करने की कोशिश की। आपका मीडिया 24 घंटे यही काम करता है कि पाकिस्तान सप्लाई करता है दहशतगर्दी और टेरर, और ये भाई टेरर सप्लाई का एक जीता जागता सबूत आज तक पाकिस्तान की जेलों में सर रहा है, और वो है कुलभूषण यादव। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अजीम आपको जवाब आ गया। ब्रिगेडियर साहब आई थिंक आपको टेलीफोन लाइन पे जो है आप हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब मैं मौजूद, तो मेरी आवाज आ रही है सर? लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो अभी जो यहाँ पे जो गुफ्तगू हुई है, और अभी यहाँ पे दो चार चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जो कि डायरेक्टली अगर हम देखते हैं तो उसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात हो रही थी, तो सर हमें जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि हम लोग एक इंतहाई सिक्योरिटी रिस्क जो है वो हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन वो तमाम की तमाम चीज़ें उन तमाम दावों की कली जो थी वो तो खुल के सामने आ गई है। सर मेरा क्वेश्चन ये है, आज की जो तंजीम की जो इस वक्त जो मीटिंग हो रही है, इसमें सर आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो फाइनेंशियली तौर पे कितना मजबूत होगा, और आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के उनके हमसायों के साथ, खास तौर पे भारत के साथ रिलेशनशिप में सर क्या किसी किस्म की पेशरफ्त भी होगी कि इसी तरह मैं ना मानू वाली सिचुएशन चलती रहेगी? तो हमारे ये जो आपने जिक्र किया, तो ये सवाल उठाया जाता है कि क्यों पाकिस्तान में फौज जो है वो ये समिट की सिक्योरिटी हैंडल करे। पाकिस्तान की ये हमेशा से रवायत रही है, हमारी इज्जत का मामला है, हमारे इमेज का मामला है, तो हमेशा और हमारे जो गेस्ट आते हैं सिक्योरिटी का बड़ी जिम्मेदारी है। तो ओआईसी के समिट का था 1970 में मुझे आदमी याद है, और उसके नाम में भी एग्जाम्पल देता हूँ, 7 हुए थे ओआईसी समिट में बनाते हुए रहते तो हमेशा पाकिस्तान आदमी जो है वो सिक्योरिटी को लीड करती है, नीचे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है और स्टेट मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी है, सब मिलकर इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जो है वो तमाम इनकी जो तैयारियां हैं, प्रिपरेशन है, इनकी रहाइश, इनकी मूवमेंट, एरिया की सिक्योरिटी पूरे इलाके को वो सारा आपको पता है कि फौज की कमीज में और जो पूरा टेक ओवर किया है इस्लामाबाद को चक्के करने के लिए, एक ये बात। दूसरा मैं फिर आपको कहूँ कि यहाँ बात हो रही है कश्मीर में पाकिस्तान बाकी मुझे लक्ष्य सवाल करते हैं इंडिया के हमारे भाई बात बड़ी क्लियर है। हम तो बड़े विक्टिम हैं इंडिया की तरफ से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और दहशतगर्दी की। केपी में और बलूचिस्तान में जो कुछ हो गया है भाई अफगानिस्तान, वो आपके ख्याल में जमीनी हॉलैंड करा रहे, वो तो हुकूमत पाकिस्तान भी क्या क्या के सुनती है। इंटरनेशनल फोरम पे कितने डॉलर हमने दिए हैं, तो ये इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जो कि वाया अफगानिस्तान वो जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके प्रॉक्सीज हैं, उनके थ्रू ये सारा करा रहे। पाकिस्तान में गड़गड़ इनके अपने अजायम हैं, अभी टाइम नहीं है। मैं अजीत डोवर की स्टेटमेंट बार बार रिपीट कर सकता हूँ, मैं जयशंकर साहब की स्टेटमेंट रिपीट कर सकता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्टेटमेंट रिपीट कर सकता हूँ, लेकिन बादल हम ये कहते हैं कि नो प्रॉब्लम,
अगर जयशंकर साहब आ रहे हैं मोस्ट वेलकम, वो अब हमारे गेस्ट होंगे उन 3 दिन के लिए जब ये समिट होता है। दूसरा आपने कहा पाकिस्तान की मईशत, देखें ये समिट होते हैं, इनमें कोई ऐसी बात नहीं होती, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होते मईशत के हवाले से, कोई ऑयल रिफाइनरी में कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होते हैं, ठीक है ना जी। यहाँ पे सर रात तो हमवार होती है ना सर रात तो हमवार होती है ना। नहीं देखें, बात यह है कि एससीओ भी कितने सालों से है, मैंने को बताया कि हाँ एक स्लो प्रोसेस होता है। अभी हमने रशिया के साथ पहली एक अपना बार्टर डील की है, एग्रीमेंट साइन किया है, बार्टर ट्रेडिंग गुड्स फॉर गुड्स, तो वो चले, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, ठीक है जी। इंडिया के साथ हमारे कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं है मईशत के या सफारतकारी या कोई और आपके कोई हाई लेवल के कॉन्टेक्स्ट जो है, वो बिल्कुल मामला फ्रीज हुआ हो। मैं आपको एक बता दूं, हमारे इंडियन जर्नलिस्ट भाई भी सुन लें, पाकिस्तान में जो सोच लोगों की है कि आज इंडिया दहशतगर्दी खत्म कर दे वाया अफगानिस्तान इन खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान, और ऐलान करे कि वो पाकिस्तान के साथ सिंसियरली अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है, लाइक गुड नेबर। तो मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान ये एक कदम लेंगे, हम 2 कदम जो है हम आगे आएंगे। सही, ठीक है। अगर आपका सर आपका पॉइंट ये है कि अगर इंडिया एक कदम आता है तो पाकिस्तान डेफिनेटली 2 कदम आगे जाएगा। सुनिए मेरी बात सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात करने लगा हूँ। इंडिया पाकिस्तान में डायलॉग प्रोसेस शुरू होना चाहिए, कॉम्पोजिट डायलॉग जो आज से 1-2 दहाई पहले तक कायम था, लेकिन फिर इन्होंने बंद कर दिया। तो जहां तक इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से ताल्लुक है, हमें पता है कि वहां पे ये बिल्कुल एक बदनीयती के साथ आर्टिकल 370 को खत्म किया गया, उसका ऑटोनोमस स्टेटस को खत्म किया गया, और ये भी मालूम है कि इसराइल के साथ मिलके वहां पे पिछले 2-3 दहाइयों से मजालिम जो है अपना कश्मीरियों पे वो हो रहे हैं। तो लिहाजा ये तमाम चीजें हैं, इतना आसान नहीं है इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करना। हम तो ये भी एक वक्त पे कह गए थे कि जनाब इंडिया पाकिस्तान के अमन प्रोसेस में आ जाए, हालात बेहतर हो जाए, दोनों की तरफ से दहशतगर्दी खत्म हो, तो जो राहदारी है इंडिया को वाया अपना वागा टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, वो उसके बारे में भी सोचा जा सकता है। लेकिन पहले इंडिया ये मामला तो अपने ठीक करेगा, जनूबी पाकिस्तान ठीक हो गया। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। अजय साहब अब हम जरा आते हैं इलेक्शन के ऊपर, और ख़ास तौर पे कश्मीर के इलेक्शन की अगर मैं बात करता हूं और हरियाणा के इलेक्शन की अगर मैं बात करता हूं, अभी जो रिसेंट जिसका रिजल्ट जो अब हमारे सामने आया है, सर हमें जिस तरह अभी आपने भी ये बात कही कि वो 10 साल मुसलसल 2 टर्म्स जो थी उन्होंने, मोदी साहब ने जो थी उन्होंने बड़े बबांगे दोहल और बड़े धड़ल्ले के साथ उन्होंने इलेक्शन को विन भी किया, और उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाई और अपनी मर्जी के वो फैसले भी करते रह गए। ठीक है, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो कि जिसमें अजीम भट्ट ने ये बात कही कि उन्होंने हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा उन्होंने हवा भी दी। ठीक है सर, उनका अपना नैरेटिव था, वो लेके चले हैं। लेकिन अब जैसे उनकी 3rd टर्म शुरू हुई है, ये आपने भी देखा है कि वो उस तरह की वो मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाए, और उनको दूसरी पार्टीज को साथ मिला के जो है अपनी हुकूमत बनाना पड़ी। और ये जब भी हम देखते हैं कि जब भी बहुत सारी पार्टीज आपस में मिलके जब वो हुकूमत को फॉर्म करती हैं, तो वो उस तरह की डिसीजन मेकिंग उनके पास पावरफुल नहीं होती जिस तरह के वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर दूसरी जानब अगर मैं देखता हूं तो रिसेंट जो उनका इलेक्शन हुआ है जम्मू और कश्मीर के अंदर, उसके अंदर जो 90 जो उनकी जो सीट्स थी, उनका जो रिजल्ट आया है, उसमें अगर हम देखते हैं तो उसमें तो सर सीधी सी बात है कि मोदी साहब का जो बयानिया था वो तो ऑलमोस्ट रिजेक्ट हो गया है कश्मीर के अंदर। तो अभी जो बात ये हो रही थी, जिस हमें ये बताया जाता है कि जी कश्मीर जो है वो हमारा ही है, और हम ही जो है, मोदी साहब हमें ये बताते थे, या उनके उस वक्त के जो नैरेटिव को बिल्ड किया जाता था कि मोदी और कश्मीर और भारत एक ही चीज़ है। लेकिन यहाँ पे अगर बयानिया उनका गलत साबित हो रहा है, उनके बयानी को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो सर आप क्या समझते हैं कि क्या कश्मीर के ऊपर हकीकतन में मोदी की गिरफ्त ख़त्म होती जा रही है? देखिए, मैं कश्मीर पे कभी भी भाजपा बीजेपी का कभी भी वो नहीं था, ठीक है, लेकिन कश्मीर इंडिया का हिस्सा था, इंडिया का हिस्सा है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और आज जो है कश्मीरियों ने यह साबित किया है कि वो कश्मीर हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, भारत का ही हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा है। और इलेक्शन में अगर हिस्सा लेंगे तो डेफिनेटली वो बात होगी ना जी।
तो अब जो है उन्होंने अपनी पसंद की सरकार चुनी है, उन्हें यकीन है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे और कांग्रेस पार्टी पे, और उसे वो मानते हैं कि वो ज्यादा बेहतर है। हालांकि जम्मू में बीजेपी ने वो गेन किया है, क्यों? क्योंकि वो जो हिंदुत्व है वो उनकी मैनिफेस्टो का हिस्सा है, ठीक है, और हिंदुत्व को वो लेकर के चलते हैं। तो हिंदुत्व के, कट्टर हिंदुत्व के कारण जो कश्मीर का हिस्सा है वो बीजेपी को नहीं वो एक्सेप्ट करता है और उसे रिजेक्ट करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि सर एक सर जिमनी सवाल, सर एक जिमनी सवाल अगर मैं ऐड करूं, सर छोटा सा एक माइनर सा क्वेश्चन इसके अंदर ऐड कर दूं। सर वो कहा जाता है कि जो कश्मीरी पंडित हैं वो सारे के सारे बीजेपी के साथ हैं। नहीं, सारे नहीं कह सकते सर, हमें तो ये बताया जाता है ना सर, हमें तो ये बताया जाता है। नहीं, और सर जो वहां पे डेमोग्राफिक जो चेंजेस, सर जो आपने आबादी को वहां पे, जिस तरह आप मुझे बता रहे थे कि चाइना ने इतने 1000 किलोमीटर 6000 किलोमीटर के इलाके पे कब्जा करके अपने उन्होंने गांव बसा लिए, इसी तरह सर जब आपने कश्मीर के इलाके के अंदर अपनी आबादी को वहां पे ट्रांसफर करके उन्होंने आपने आबादी का तनासब ही चेंज कर दिया। तो सर अगर आबादी का तनासब चेंज होने के बाद भी अगर बीजेपी को वहां पे वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो सर इसको क्या कहेंगे हम लोग? अच्छा, मैं एक सवाल अगर सर मेरा सही करना चाहूंगा कि अभी शुक्ला साहब ने कहा है कि भारत का हिस्सा है कश्मीर, इसीलिए ही लोगों ने वहां पर वोट दिया है। उन्होंने वोट इस बेस के ऊपर दिया है क्योंकि कांग्रेस ने अपनी कैंपेन में यह बात कही थी कि वो 370 और 35A वाले मामले के खिलाफ जाएंगे और पुरानी हैसियत को बहाल करेंगे, जो कि यूएन के मुताबिक है। नो, कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये नहीं कहता है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो स्टेटहुड की बात करता है जो मोदी ने खत्म करी है। मोदी ने उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया है और कांग्रेस ने प्रॉमिस किया कि हम यहां पर इसको स्टेटहुड देंगे जैसे हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट्स हैं और किसी का स्टेटहुड नहीं छीना जाना चाहिए, ये बात कांग्रेस कही। एनसी ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा, जो उसकी एलआई है, उसने जरूर कहा कि हम उस तरह का वो लेके आएंगे, लेकिन उसे देने का अख्तियार ही नहीं है एनसी को या किसी को भी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे सकती है। और दूसरी चीज है कि कांग्रेस नेशनल पार्टी है, एनसी नेशनल पार्टी नहीं है, इसलिए वो बात कोई मायने नहीं रखती। कांग्रेस ने इसको प्रॉमिस नहीं किया है। दूसरी बात जो पूछी थी आपने, देखिए हिंदुत्व का मॉडल जो है बीजेपी का अपना वो परमानेंट मॉडल है, उसी के नाम पर उसका जो है जन्म हुआ था, उसका वोट बैंक है। जी हाँ, उसका वोट बैंक है, तो उसको लेकर के वो करते हैं। अब आप कश्मीर को और जम्मू को दोनों को बांटिए, वहां पर दो तरह के हिंदू हैं। एक हिंदू, यदि यही कहें तो 40 सीटें जो है 42 सीटें उसमें है जम्मू में, और 42 सीट्स में बीजेपी 29 सीट्स जीती है, यानी पूरा हिंदू भी उसके साथ नहीं है। वो यही तो मैं बात कर रहा हूं ना सर, यही तो बात मैं कर रहा हूं। सिर्फ कट्टर हिंदू है, और ये चीज जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी साबित हुई कि बीजेपी को 39% ही मैंडेट मिलता रहा है, इस बार तो और कम मिला है। जी बिल्कुल। तो ये बताता है कि हिंदुस्तान की बड़ी आवाम जो है वो सेकुलर कंट्री चाहती है, चाहे मोहम्मदन्स हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। तो हिंदुस्तान जो सेकुलर कंट्री है और उस स्ट्रक्चर को हिंदुस्तान का 60% आवाम चाहता है। जी ठीक हो गया आपका सर, बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। अली ज़ुहैब, ये जो अभी जो सिचुएशन जिस पे हम ये बात कर रहे थे और अभी जो इन्होंने ये बात की कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन यही चीज़ एक इंडियन चैनल के ऊपर आप ही के साथ जो गुफ्तगू हो रही थी, कांग्रेस के जो थे रिप्रेजेंटेटिव वहां पे मौजूद थे और उन्होंने ये बात बार बार बरमला ये बात कह रहे थे। तो सर ये क्या मैनिफेस्टो, ये जो बात हुई है, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह अभी शुक्ला साहब ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट था, सिर्फ वोट गेन करने के लिए बीजेपी के खिलाफ? देखिए इसमें दुरानी साहब जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि जिस दिन नेशनल कांग्रेस अलायंस जिसकी बात की है जय साहब ने, उनके जो तर्जुमान हैं एनसीए, उनके तर्जुमान ने जब ये स्टेटमेंट दी ना क्लियरली कि अगर हम जीत गए
और हम हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए जम्मू कश्मीर में, तो उन्होंने बाकायदा मेंशन किया कि आर्टिकल 370 और 35A को हम रिवोक करेंगे, खत्म कर देंगे। बिल्कुल, कश्मीर को अपने वापस उस स्टेटस पे ले जाएंगे जहां से इसके ऊपर कब्जा किया गया। अब इस स्टेटमेंट के बाद क्या हुआ कि वेरी नेक्स्ट डे हमारे पाकिस्तान में हमारे जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे एक शो के अंदर उन्होंने ये बयान दे दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जो एनसीए का स्टांस है वही हमारा है, तो अगर कहा जाए तो हम और वो एक पेज पर हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट को लेके फिर इंडिया में एक नया वो शुरू हो गया, बवाल शुरू हो गया। उन्होंने ये कहा जी देखें जी, उन्होंने एनसीए का नाम नहीं लिया, बाकायदा तौर पे बीजेपी की तरफ से, सिटिंग गवर्नमेंट की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पैगाम दिया गया जी देखें जी, इनके कांग्रेस के जो लीडर हैं वो ये कहते हैं कि हम इंडिया का जो स्पेशल स्टेटस है उसको वापस करेंगे, कश्मीर का, और वहां से उनको जो इस बात को एंडोर्स किया पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान और कांग्रेस एक पेज पर है, तो कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रही है, जिसको उन्होंने कहीं ना कहीं अपने वोटिंग उसके लिए इस्तेमाल किया इलेक्शन कैंपेन के लिए। देखें, मैं अजय शुक्ला साहब की बात से एग्री करता हूं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये चीज शामिल नहीं है, लेकिन देखें जो आम वहां की जनरल पब्लिक है जिन्होंने वोट देना है, उनको शायद मैनिफेस्टो पढ़ना भी ना आता हो, उनको यही ना पता हो कि मैनिफेस्टो कहते किसको हैं, उनको ये नहीं पता कि ये जो अलाइज हैं जिन्होंने ये बात की है, आया कि इनकी बात की कितनी अहमियत है। उन्होंने ये देखा कि जो लोग हमारे यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, उनका एक बंदा कह रहा है कि हम आपको वापस आपकी वो अहमियत, आपकी वो जो स्टेटस है वो देंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमें मिल जाएगा। अच्छा राणा साहब, सॉरी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, बिल्कुल ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि वो वापस करते हैं कि नहीं करते, लेकिन अवाम को तो बेवकूफ बना गए ना। अच्छा राणा साहब, एक छोटा वन लाइनर, क्योंकि मैंने ब्रेक पे जाना है, उस पे जाने से पहले सर एक छोटी सी बात। सर अभी आपने ये बात की कि ये अवाम को उन्होंने जो ये बात कही है अपना इलेक्शन करने के लिए या अपना वोट जो है वो गेन करने के लिए, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम इसको वापस ले जाएंगे। क्या सर वो 1947 वाली पोजीशन पे वापस लेके जाएंगे, या जब 370 को एक को खत्म किया गया था उस पोजीशन पे वापस लेके जाएंगे? उन्होंने ये कहा था कि आर्टिकल 370 और 35A को जिस पोजीशन से खत्म किया गया है हम इसको वापस उस पोजीशन में लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, अभी हमारे पास गुफ्तगू हमारी जारी है और हमारे पास बात करने को अभी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि मुझे बार बार एक वक्फे का कहा जा रहा है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।